दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास में हम कार्बोकेटाइन और कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कार्बोनियम आयन क्या होता है। कार्बोनियम आयन का मोर करेक्ट नेम, ज्यादा जो करेक्ट नेम है वो कार्बोकेटाइन है, ठीक है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बोकेटाइन कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज होता है, ये सारी कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्ब एनाइन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ये सारी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं। तो इनके बारे में स्टडी करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट हमको ड्यूरिंग द चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काम आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2s2 2s2 2p2, और अब यहाँ 2s2 2p2 कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया, और कार्बन प्लस किया तो हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने के बाद अब ये वाला कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर एक्साइट किया, ये कार्बोकेटाइन का एक्साइटेड स्टेट हो गया। तो ये तो था हमारा ग्राउंड स्टेट, ये भी ग्राउंड स्टेट, और ये वाला एक्साइटेड स्टेट। अब यह sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले हमको, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले, और साथ में यहाँ पर एक वेकेंट p ऑर्बिटल रह जाएगा। ये 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ट्रायगोनल प्लेनर शेप को मेंटेन करेंगे, या यूं मैं बोलूं कि ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं, दीज 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल रिपेल एंड ओरिएंटेड फ्रॉम ईच अदर एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तीनों के तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे को रिपेल करके एक दूसरे से 120 के एंगल पर सेट हो जाएंगे। और यहाँ पर फिर तो यहाँ पर एक ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और यहाँ पर कोई भी एटम, जैसे सपोज करो हाइड्रोजन एटम ओवरलैप कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन एटम का s ऑर्बिटल हो गया, ये हाइड्रोजन एटम का s ऑर्बिटल हो गया, ये हाइड्रोजन एटम का s ऑर्बिटल हो गया। तो 3 वैलेंसी कार्बोकेटाइन की जरूरी नहीं है कि H से कंप्लीट हो, किसी भी एलिमेंट से और किसी भी ग्रुप से कंप्लीट हो सकती है। और कार्बन का ये जो ट्राइगोनल प्लेन है, ठीक है, कार्बन का जो ये ट्राइगोनल प्लेन है, अब इस ट्राइगोनल प्लेन के अबव और बिलो कार्बन पर वेकेंट p ऑर्बिटल होता है, वेकेंट p ऑर्बिटल होता है। तो इसका मतलब कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। कार्बोनियम आयन में कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये वेकेंट p ऑर्बिटल है, और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस वेकेंट p ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो हम ये कहेंगे कि कार्बोनियम आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर स्पीशीज को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लुईस एसिड कहते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम इसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो कार्बोकेटाइन इनऑर्गेनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, या लुईस एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करूं मैं, लुईस एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करूं मैं, तो उस केस के अंदर ये लुईस एसिड है। और अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से बात करूं तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं? जो ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाती है। मैं प्रीवियस क्लासेस में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं। तो यहां तक तो हमने ये देखा। तो इसका मतलब कार्बोकेटाइन क्यों अनस्टेबल है? कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। कार्बोकेटाइन इसीलिए अनस्टेबल है क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है एंड इस पे पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन अपनी न्यूट्रल स्टेट में स्टेबल होता है, न्यूट्रल स्टेट में भी जब उसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रही हो। जब कार्बन न्यूट्रल हो और कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है तो वो उसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट है। जैसे CH4 की बात करूं मैं, तो CH4 में कार्बन के चारों ही जो वैलेंसी है, कार्बन की जो 4 वैलेंसी है, कार्बन की 4 वैलेंसी हाइड्रोजन एटम से सेटिस्फाइड है। तो यहां पर ये कार्बोनियम आयन अनस्टेबल है अपने पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अब इसी तरह से मैं एक दूसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में बात करूं। अच्छा, एक मिनट, एक पॉइंट और रह गया। कार्बोकेटाइन हेट्रोलिटिक क्लीवेज से बनता है। कार्बोकेटाइन किससे बनता है? कार्बोकेटाइन का जो फॉर्मेशन होता है वो हेट्रोलिटिक क्लीवेज से होता है।
जैसे ये CH3Cl है और किसी भी रिएक्शन में किसी भी तरह से अगर ये बॉन्ड क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाए तो ये CH3 प्लस बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा और Cl माइनस बन जाएगा, यानी ये CH3 प्लस का ये स्ट्रक्चर हमारे पास है। तो ये रहा हमारा CH3 प्लस। तो कार्बोनियम आयन ये ध्यान रखना हेटेरोलिटिक क्लीवेज से बनता है, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। ये वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ये एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कार्बन की ये जो तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो H एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर्ड हो गए और बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, कोएक्सियल ओवरलैपिंग है तो सिग्मा बॉन्ड बने हैं। तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। कार्बोकेटाइन डायमैग्नेटिक है, सारे 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन के चारों तरफ है एज अ सिग्मा बॉन्ड, कार्बन के अराउंड 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है एज अ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब सेकंड आता है कार्बन फ्री रेडिकल। तो कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है? कार्बन फ्री रेडिकल बेसिकली जो कार्बन फ्री रेडिकल है वो होमोलिटिक क्लीवेज से बनता है। होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है? होमोलिटिक क्लीवेज है उसमें जो बॉन्ड पेयर है उसका जो क्लीवेज है, जैसे सपोज करो ये कार्बन के साथ कोई वाई स्पीशीज बॉन्डेड है, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, यह कार्बन और X के बीच में जो ये सिग्मा बॉन्ड है, तो इसके ये जो दोनों ब्लैक डॉट बनाए हैं ये इसका सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब यहां पर क्या होगा, जब यहां होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो सिमेट्रिकल क्लीवेज है, यानी ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग जब बॉन्ड टूट रहा है तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन Y के पास और एक इलेक्ट्रॉन C के पास आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन Y के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन C के पास आ जाता है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, यहां पर कार्बन की वैलेंसी 4 से 3 हो जाती है और C रेडिकल और Y रेडिकल रिलीज हो जाता है। अब ये जो होमोलिटिक क्लीवेज से ये कार्बन की ये जो स्पीशीज बनी, दिस स्पीशीज इज कॉल्ड कार्बन फ्री रेडिकल। इट इज कॉल्ड कार्बन फ्री रेडिकल। और अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये जो कार्बन फ्री रेडिकल बन गया, तो अब वापस देखो यहां पर तो ये वाला कार्बन, दिस कार्बन हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल, बट बिकॉज दिस कार्बन है 4 सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि इस कार्बन पर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो ये sp3 कार्बन है, और ये जो कार्बन है अब इस पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है और कार्बन पर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वो इस तरह से है, ये देख रहे हैं आप। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया ये कार्बन फ्री रेडिकल का हो गया। और ये जो 3 वैलेंसी है, ये 3 वैलेंसी जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन एटम से कंप्लीट हो, किसी भी एटम या ग्रुप से कंप्लीट हो सकती है। तो कार्बन फ्री रेडिकल में भी एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है, पर ये जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कार्बन के अराउंड 7 इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन के अराउंड 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गई कार्बन फ्री रेडिकल, और इसमें ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए कार्बन फ्री रेडिकल पैरामैग्नेटिक है। तो कार्बन फ्री रेडिकल इज अ ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इट हैव 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट हैव पैरामैग्नेटिक नेचर। तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है, ये भी हाईली अनस्टेबल है। तो अब हम इस क्लास के अंदर का वेरियस टाइप के कार्बन फ्री रेडिकल और उनकी स्टेबिलिटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कार्बन फ्री रेडिकल के जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होते हैं और कार्बोनियम आयन के जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो होगी उसी तरह की प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन फ्री रेडिकल की होगी। तो मैं डिस्कस करूंगा तो अपने आप आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब मैं इनकी स्टेबिलिटी को आगे एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, कार्बोकेटाइन कार्बन फ्री रेडिकल चाहे कार्बन आयन हो, ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं इनकी स्टेबिलिटी मेनली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इंडक्टिव इफेक्ट,
हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस इफेक्ट, ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मिलकर इन इंटरमीडिएट केटायन, कार्बन फ्री रेडिकल सॉरी बेटा, एंड कार्बन आयन, इनकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, प्लस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और माइनस आई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इसी तरह से इंडक्टिव इफेक्ट इसी तरह से रेजोनेंस भी दो तरह का होता है, प्लस आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस, माइनस आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस। तो ये जिन स्टूडेंट को इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस पे कमांड नहीं है, तो उनके लिए ये क्लास टाइम वेस्ट है। ठीक है, ध्यान देना बेटा। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये हमारा कार्बोकेटाइन है, तो ये सिंपल कार्बोकेटाइन है CH3+। अब ये हो गया मेरे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन, एल्काइल कार्बोकेटाइन। तो इस कार्बन के साथ 1 एल्काइल ग्रुप बॉन्ड है, ठीक है। इस कार्बोनियम आयन के साथ एक एल्काइल ग्रुप, 1 एल्काइल ग्रुप बॉन्डेड है। ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन हो गया बेटा। और ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और ये टर्सरी। और ये अभी जो स्टार्टिंग बेसिक बता रहा हूं, ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। प्राइमरी कार्बन का मतलब जब कोई भी कार्बन है वो डायरेक्ट एक कार्बन से बॉन्डेड हो तो प्राइमरी, कोई भी कार्बन है वो डायरेक्ट 2 कार्बन से बॉन्डेड हो तो सेकेंडरी, और कोई भी कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से बॉन्डेड हो तो टर्सरी, और कोई भी कार्बन डायरेक्ट 4 कार्बन से बॉन्डेड हो, यानी कार्बन की 4 वैलेंसी अनदर 4 कार्बन एटम से सेटिस्फाइड होती हो, तो वो क्वाटरनरी कार्बन है। डायमंड एक ऐसा स्ट्रक्चर है, डायमंड एक ऐसा मॉलिक्यूल है, मैक्रोमोलिक्यूल है, जिसमें सारे कार्बन क्वाटरनरी होते हैं, क्योंकि सारे कार्बन की वैलेंसी फिर अदर कार्बन से ही सेटिस्फाइड होती है। खैर, इधर आ जाओ। तो यहां पर ये कार्बोनियम आयन अपने प्लस को लेके परेशान है, ये कार्बोकेटाइन अपने पॉजिटिव चार्ज की वजह से अनस्टेबल है। तो होगा क्या, ये हाइड्रोजन जो होता है वो 0 आई इंडक्टिव इफेक्ट रखता है, हाइड्रोजन का कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है, बट एल्काइल ग्रुप प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। तो एल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो एल्काइल ग्रुप कार्बोकेटाइन के पॉजिटिव चार्ज को पार्शियली न्यूट्रल करता है, थोड़ा सा न्यूट्रल करता है, पार्शियली न्यूट्रल करता है, यानी एल्काइल ग्रुप थोड़ा सा कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी देता है। और इसी तरह से अगर मैं सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की बात करूं, ये तो हो गया हमारा प्राइमरी, ये हो गया हमारा सेकेंडरी, ये हो गया हमारा टर्सरी। तो यहां पर 2 एल्काइल ग्रुप मिलके इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहे हैं। और यहां पर ये देखो आप 3 एल्काइल ग्रुप है, तो जब 3 एल्काइल ग्रुप है तो यहां पर तो क्या हो जाएगा, कुल मिला के यहां पर ये कार्बन अपने पॉजिटिव चार्ज को लेके रो रहा है, तो हाइड्रोजन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाइड्रोजन बोलता है ये परेशान हो रहा है, होने दो। हाइड्रोजन ये कहता है कि ये कार्बोकेटाइन रो रहा है, रोने दो, मेरा क्या काम। लेकिन ये एल्काइल ग्रुप इसका एक अच्छा दोस्त साबित हो रहा है। ये एल्काइल ग्रुप इस कार्बोकेटाइन के पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन कर रहा है, थोड़ा सा मेंटेन कर रहा है, इतना ज्यादा नहीं कर रहा है। यहां पर ये 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो ये दोनों एल्काइल ग्रुप मिलकर इस कार्बोकेटाइन के पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस शो कर, सॉरी, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। दोनों प्लस आई इफेक्ट है या 3 प्लस आई इफेक्ट है, और इसकी वजह से ये तीनों मिलकर इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि जब हम लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ रहे हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट आगे जा रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, प्लस आई एल्काइल ग्रुप, प्लस आई एल्काइल ग्रुप इंक्रीज ऑन कार्बोकेटाइन। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेंसिटी ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनियम आयन डिक्रीज, यानी ये प्लस को लेके दुखी है, प्लस को लेके परेशान है। एल्काइल ग्रुप इसके पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा कम कर रहा है, ज्यादा कम नहीं करता, थोड़ा सा कम करता है। यानी आपका कोई फ्रेंड है और उसको
1 लाख रुपए का नुकसान हो गया है, तो आप उसके पास गए और आपने उसको 100 रुपीज या 500 रुपीज दे दिए, ठीक है, तो आप कोई कंट्रीब्यूशन बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी कंट्रीब्यूशन है, छोटा कंट्रीब्यूशन है। तो इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा छोटा कंट्रीब्यूशन रखता है, स्मॉल कंट्रीब्यूशन रखता है, चाहे स्टेबिलिटी बढ़ाने में या फिर स्टेबिलिटी घटाने में। वो अभी आपको आगे से आगे क्लियर होता रहेगा। रेजोनेंस का कंट्रीब्यूशन अच्छा होता है। रेजोनेंस का कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि आपके फ्रेंड को 1 लाख का लॉस हो गया और आप गए और उसको 5,000 10,000 रुपए की हेल्प कर दी, आपने 5,000 और 10,000 रुपीज की उसकी हेल्प कर दी, तो दिस इज गुड कंट्रीब्यूशन। तो यहां पर देखो एल्काइल ग्रुप ने इसको थोड़ा थोड़ा स्टेबिलिटी दी, तो पॉजिटिव डेंसिटी ऑन कार्बोनियमाइन डिक्रीज, इस वजह से क्या हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियमाइन इंक्रीज। और अब सबसे ज्यादा अनसेटिस्फाई कार्बोकेटाइन ये, क्योंकि हाइड्रोजन का बिल्कुल रोल नहीं है इसको स्टेबलाइज करने में। तो मैंने अभी आपको बताया सारे कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, सारे के सारे कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग पावर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग पावर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये कार्बन, अब एक सपोज करो मैं इनके सामने से गुजर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन पेयर है मेरे पास, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है और मैं अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेता हुआ इनके पास से निकला, तो सबसे पहले जंप कौन मारेगा, ये, क्योंकि इसको लगेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन पेयर सबसे पहले चाहिए। ये फिर भी थोड़ा पेशेंस रख के आराम से इलेक्ट्रॉन पेयर लेने आएगा। रीजन ये कि इसके 3 एल्काइल ग्रुप ने इसको थोड़ा सेटिस्फाई कर रखा है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग पावर डिक्रीज, दिस इज द गुड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड एज कंपेयर टू अदर्स, ठीक है, और ये पुअर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है एज कंपेयर टू दीस, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो इनका लुईस एसिडिक कैरेक्टर है, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इनकी, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इनकी डिक्रीज हो जाएगी, इनकी लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमको फर्स्ट पॉइंट समझ में आया कि कार्बोकेटाइन को प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप्स इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। अभी हम इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से चल रहे हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान दो, अगर मैंने इसकी जगह उल्टा कर दिया, ठीक है, अगर मैंने, और कार्बन फ्री रेडिकल की भी स्टेबिलिटी इसी तरह से बढ़ेगी। हमको कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी अलग से डिस्कस नहीं करनी है, क्योंकि हम ये सारे जो पॉइंट है वो कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट के हिसाब से बनाया हूं, मतलब ये जो अभी हम देख रहे हैं वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट ट्रिक्स और हम कितना फास्ट क्वेश्चन कर पाते हैं। बहुत बार हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि कंसेप्ट और थ्योरी को कर दो साइड में, ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हमारे को क्वेश्चन क्रैक करने हैं फास्ट और बिना कंफ्यूजन के, तो बहुत बार हमको शॉर्ट ट्रिक्स बहुत काम आती है, ठीक है। तो वो मैं शॉर्ट ट्रिक्स अभी इन क्लासेस में बहुत सारी बताने वाला हूं, ठीक है। मैं यहाँ आपको कंसेप्ट भी बता दूंगा ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिले। अदरवाइज जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी ऑर्डर्स होते हैं वही कार्बन फ्री रेडिकल के होते हैं। अब ये अगर मैं कार्बन फ्री रेडिकल कर दूं तो ये इससे ज्यादा स्टेबल ये वाला, अब इससे ज्यादा स्टेबल ये वाला, इससे ज्यादा स्टेबल ये वाला। अब आप बोलोगे सर कैसे, बिल्कुल मैं क्लियर करूंगा जब मैं अभी कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में बात करूंगा, हाइपर कंजुगेशन कंसेप्ट है। लेकिन अगर आपको ये मालूम है कि जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर होते हैं वही कार्बन फ्री रेडिकल के होते हैं, तो आप डबल मेहनत करने से बच जाओगे, ठीक है। आपको जो सेकंड हार्ड वर्क करना है, सेकंड टाइम इन्वेस्ट करना है कार्बन फ्री रेडिकल को समझने में, वो आपका सेव हो जाएगा। तो ये वाली बात हो गई। अब मैं अगर इसकी जगह क्या ले लूं, इसकी जगह मैंने क्लोरीन ले लिया, नाइट्रो ग्रुप ले लिया, इनको मैं हटा रहा हूं बेटा, इनको मैं क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं। किसको, एल्काइल ग्रुप्स को हटा रहा हूं मैं अब इसी में चेंज कर रहा हूं, और मैं इसकी जगह माइनस आई ग्रुप लगा देता हूं, कोई माइनस आई ग्रुप लगा देता हूं। तो माइनस आई में मैंने बिल्कुल सिंपल सा सिलेक्शन किया, चॉइस कर रहा हूं क्लोरीन को, तो मैंने क्लोरीन एटम ले लिया।
ठीक है, क्लोरीन ले लिया या क्लोरीन एटम ले लिया इन जनरल, ठीक है। अब यहां पर एक पीपाई ब्रेक बॉन्डिंग आती है, उसको मैं अभी इग्नोर कर रहा हूं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सारी की सारी पोजीशंस बदल जाएगी। अब क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन जो करेगा वो इसको अनस्टेबलाइज करेगा। अभी मैं क्लोरीन के माइनस आई इफेक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि माइनस आई इफेक्ट किस तरह से चेंज करता है, यानी जरूरी नहीं है या क्लोरीन हो, कोई भी माइनस आई ग्रुप है, तो जब यह माइनस आई समझ लो, ठीक है, तो यह कोई भी माइनस आई ग्रुप है, तो माइनस आई ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन अपने प्लस को लेके पहले ही रो रहा है, क्लोरीन ने इस प्लस चार्ज को और बढ़ा दिया। ये कार्बन अपने प्लस को लेके रो रहा था, परेशान था, दुखी था, क्लोरीन ने एक रेपट और मार दी कार्बन को और तेज रोने लग गया। यहां पर दो क्लोरीन मिलकर दो रेपटे मार रहे हैं, यानी दो पंच मार रहे हैं इसको, परेशान को और ज्यादा परेशान कर रहे हैं। यहां पर ये क्लोरीन, तीन क्लोरीन मिलकर इसको अनस्टेबलाइज कर रहे हैं, तो यहां सब सारा मामला ही उलट गया। यहां पर ये हाइड्रोजन दुखी नहीं कर रहा है इसको, हाँ हेल्प नहीं कर रहा है तो परेशान भी नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्लोरीन उल्टा परेशान करने लग गया। अब ये दो क्लोरीन परेशान करने वाले आ गए, यहाँ तीन आ गए। तो अब मैं क्या बोलूंगा, माइनस आई ग्रुप्स, अब मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा बेटा फर्स्ट पॉइंट में कि माइनस आई ग्रुप्स इंक्रीज ऑन कार्बोनियम आयन, तो पॉजिटिव डेंसिटी कार्बोनियम आयन पर इंक्रीज हो गई, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई, ठीक है, तो स्टेबिलिटी हो गई डिक्रीज, ठीक। पॉजिटिव डेंसिटी, ये क्लोरीन ने जो पॉजिटिव डेंसिटी इस पे डेवलप की तो और बढ़ गई। अब दो क्लोरीन ने पॉजिटिव डेंसिटी इंक्रीज की और पहले ही पॉजिटिव था तो और बढ़ गई, या तीन क्लोरीन ने मिलके पॉजिटिव को और मोर पॉजिटिव बना दिया, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर इंक्रीज हो गई, लुईस एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया। तो अब जो हमारे सामने चीज, जो हमारे सामने पॉइंट उभर के आ रहा है, जो पॉइंट हमारा क्लियर हुआ, तो अगर मैं समअप करूं तो समअप में ये क्लियर हो गया कि जो कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी है, कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी है, कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप, is directly proportional to plus I effect inversely proportional to minus I। और साथ में मैंने अभी हमने देखा एसिडिक करेक्टर, तो एसिडिक करेक्टर या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर एसिडिक ऑर्डर इंडक्टिव इफेक्ट के साथ किस तरह से डिपेंड करेंगे, इस तरह से ये मैंने अभी प्रीवियस 2 एग्जांपल से क्लियर किया। तो फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक आप ये लर्न कर लो, फिर इन सारी शॉर्ट ट्रिक को बाद में कंबाइन करके और शॉर्ट ट्रिक को और ज्यादा शॉर्ट करेंगे बाद में। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अलग अलग तरह के कार्बोकेटाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं, ये तो हुआ हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकेटाइंस। दूसरा हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, तो हाइपर कंजुगेशन में ये देखो जैसे CH3 प्लस है, अब ये CH3 CH2 प्लस है। अब मैं हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, सिग्मा पाई डीलोकलाइजेशन भी कहते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन इज आल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा पाई डीलोकलाइजेशन, बार्कर नाथन इफेक्ट, क्योंकि बार्कर और नाथन ने दिया था। क्या है ये मेरे प्रीवियस क्लासेस में देखो, ठीक है, जीओसी के सेकंड क्लास में है अच्छे से, या थर्ड क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, थर्ड में शायद। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं कि हाइपर कंजुगेशन कैसे देखा जाएगा। जो अल्फा एच एटम, ठीक है, तो हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, ये शॉर्ट ट्रिक फिर आ गई हमारे पास। हाइपर कंजुगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच एटम्स, एंड हाइपर कंजुगेशन directly proportional to stability of carbonium ion, stability of carbonium ion,
हाइपर कंजुगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ अल्फा एच एटम +1। हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर ध्यान से सुन लो, अगर कोई रजिस्टर में नोट कर रहा है तो नोट कर लो। हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा एच एटम +1। अब कैसे छोड़ दो वो फिर आप प्रीवियस वीडियो में देखो। अब देखो यहां पर ये जो कार्बन है, कार्बोनियम आयन, तो इस कार्बोनियम आयन से अटैच फर्स्ट कार्बन को हम अल्फा कहेंगे, ठीक है। यानी किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, कार्बोनियम आयन के। तो कार्बोनियम आयन कार्बोकेटाइन के, जो कार्बोकेटाइन है कार्बन पे जहां पॉजिटिव चार्ज है उससे जुड़ा हुआ फर्स्ट कार्बन अल्फा है। तो इसमें देखो ये, इसमें ये जो ब्लू कार्बन हो गए ये अल्फा कार्बन है, ये दोनों ब्लू कार्बन अल्फा कार्बन है, ये तीनों और अल्फा कार्बन है। और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है अल्फा, ये तो हो गया हमारा अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे जुड़े हुए 3 अल्फा एच एटम। तो यहां अल्फा एच एटम की बात करूं मैं तो अल्फा एच एटम्स कितने हैं, 0, इसमें कितने हो गए 3, इसमें कितने हो गए 6, इसमें कितने हो गए 9। अब मैं अगर हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर HCS, हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर 1, 4, 7, 10, अब कौन से आप उसमें मत जाओ, क्यों, क्योंकि ये जनरली बोर्ड एग्जाम्स में तो कुछ 11 में तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, खाली वो हाइपर कंजुगेशन डायरेक्ट पूछ लेते हैं और मैंने पढ़ा रखा है, ऐसा नहीं है। पर अगर मैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर कोई बनाने को नहीं आएगा, आपको खाली आंसर निकालना आना चाहिए कि आपको ये पूछ रहे कि इसमें कितने हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे, 10। ये थोड़ी कि 10 आपको वहां बना के ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो अब क्या हो जाएगा, लेफ्ट राइट स्टेबिलिटी इंक्रीज तो इससे ज्यादा स्टेबल ये है, ये है, ये है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन से हम ऐसे समझेंगे। इसी तरह से अगर मैं फ्री रेडिकल की बात करूं, इसी तरह से मैं फ्री रेडिकल की बात करूं तो ये इससे ज्यादा स्टेबल ये, इससे ज्यादा स्टेबल ये और ये, ठीक है। तो ये हाइपर कंजुगेशन से किस तरह से हम स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, तो हम इन ट्रिक्स को यूज करेंगे। और हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे मेरे पास ये कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, और ये भी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। अब मेरे पास 2 सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। अब ये दोनों के दोनों सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। अब इस केस में आप बोलोगे सर कौन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि दोनों सेकेंडरी है। हमको ये तो मालूम है प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल सेकेंडरी होता है और सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल टर्शियरी होता है, पर ये तो दोनों ही सेकेंडरी है। तो इस केस में हम हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को यूज करते हैं। ये जो कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन में अल्फा एच कितने हैं, अल्फा एच एटम हो जाएंगे 4, क्योंकि ये जो दोनों ब्लू वाले कार्बन है जो डायरेक्ट अटैच है, ये दोनों अल्फा कार्बन है, यही दोनों अल्फा कार्बन है, और ये वाले तो बीटा कार्बन है, ठीक है। और इसी और या 4 अल्फा एच एटम है। अब हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर कितने बन जाएंगे इसके 5, ठीक। अब यहां पर अल्फा एच एटम कितने हैं, अल्फा एच एटम कितने 3 and 2, ठीक है। ये 2 ये वाले और 3 ये वाले, ठीक है। तो 2 + 3 क्लियर है। तो ये वाले हमारे जो रेड वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा एच एटम है, और हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे हमारे पास 6। तो अब मैंने क्या कहा, शॉर्ट ट्रिक ये याद रख लो, कार्बोनियम आयन हो चाहे कार्बन फ्री रेडिकल हो, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच एटम। जिस कार्बोनियम आयन के पास या जिस कार्बन फ्री रेडिकल के पास, जिस कार्बोनियम आयन के पास या जिस कार्बन फ्री रेडिकल के पास अल्फा एच एटम ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर इस सिचुएशन में जब दोनों ही कार्बोकेटाइन और कार्बन फ्री रेडिकल एक ही कैटेगरी के हो, यानी ये भी सेकेंडरी है और ये भी सेकेंडरी है, तो
इस तरह से हम हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर को से हम ये वाली उलझन, ये वाली जो प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब हम जैसे मेरे पास एक कार्बोकेटाइन है CH3 CH2 CH और यहां NO2 लगा हुआ है और ये CH2 प्लस है, ये कार्बोकेटाइन है। दूसरा कार्बोकेटाइन है मेरे पास ये वाला, आइसोमेरिक कार्बोकेटाइन है, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे आइसोमेरिक कार्बोकेटाइन है, यानी इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है, पोजीशन डिफरेंट है। या कार्बोनियम आयन के रिस्पेक्ट में या कार्बोनियम आयन के रिस्पेक्ट में सेकंड पर है, या थर्ड पर है, या फोर्थ पर है, पोजीशन डिफरेंट है NO2 की। अब ये कौन सा ग्रुप है? ये माइनस आई ग्रुप है, ये माइनस आई ग्रुप है। और इंडक्टिव इफेक्ट आपको मालूम है डिस्टेंस के साथ कम होता जाता है। ट्रेन वाला एग्जांपल मैंने बताया था, अर्थक्वेक वाला बताया था। ट्रेन में जब इंजन जुड़ता है, ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे खड़ा और पीछे से आके इंजन जुड़ता है, तो जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है उसको वाइब्रेशन सबसे ज्यादा फील होते हैं, फिर ये वाइब्रेशन डिस्टेंस के साथ कम होते जाते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट भी ऐसा ही इफेक्ट है, डिस्टेंस के साथ कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इस माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट जो है वो ज्यादा पहुंचेगा। यहाँ पर इसका जो माइनस आई इफेक्ट है वो डिस्टेंस के साथ कम पहुंचेगा। यहाँ पर जो माइनस आई इफेक्ट है वो डिस्टेंस के साथ और कम पहुंचेगा। और ये माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा? इसको अनस्टेबलाइज करेगा, इसको अनस्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले केस में ज्यादा अनस्टेबलाइज करेगा। तो अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर को अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूं तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर इस तरह से इंक्रीज हो जाएंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर इस तरह से इंक्रीज हो जाएंगे इनके, ठीक है। और अगर इसकी जगह मैं यहां पर कोई प्लस आई ग्रुप लगा दूं, क्या लगा दूं मैंने यहां पर प्लस आई ग्रुप लगा दिया, प्लस आई ग्रुप लगा दिया, यानी कोई एल्काइल ग्रुप लगा दिया। जैसे मैंने यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है। तो अब ये जो प्लस आई ग्रुप है, ठीक है, ये प्लस आई ग्रुप कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करते हैं। प्लस आई ग्रुप जब कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, ठीक है। तो ये प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस दूर होता जा रहा है, तो इसका इफेक्ट ये इसका स्टेबलाइजेशन इफेक्ट इस पे ज्यादा होगा। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से इस प्लस आई इफेक्ट इस पर कम पहुंचेगा, तो ये कम स्टेबलाइज करेगा, ये सबसे कम स्टेबलाइज करेगा। एनीवे, तो ये वाली बात हो गई हमारे पास। अब इसमें एक पॉइंट और क्लियर कर दूं मैं आपको, रेजोनेंस। अभी तक हमने इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन को देखा, लेकिन अगर कहीं कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस है, कंजुगेशन है, तो वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होंगे, इंडक्टिव इफेक्ट फिर डोमिनेट कम करेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, तो ये सारे sp2 कार्बन है, और ये जब sp2 कार्बन है तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से क्लियर कर चुका हूं कि जब ये तीनों sp2 कार्बन है तो तीनों ही sp2 कार्बन्स पर परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल होगा, और यहां पर ये जो आपस में है, ये आपस में इस तरह से ओवरलैप करेंगे और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कंजुगेशन में क्या हो जाएगा, ये जो तीनों परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है, इन तीनों कार्बन के वो आपस में ओवरलैप कर जाएंगे और ये आपस में ओवरलैप करके कंजुगेटेड पाई क्लाउड बनाएंगे। ऐसा हमने प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो ये देखो, हम अब यहां पर ये कार्बोनियम आयन हो गए। अब ये कार्बोनियम आयन क्या हो जाएगा, ये कार्बोनियम आयन CH2 ये आ गया और ये प्लस आ जाएगा बेटा। तो यहां पर क्या हुआ, ये जो कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन है, इलेक्ट्रॉन पे रिसेप्टर है, तो ये पाई बॉन्ड इधर आ गया, ये पाई बॉन्ड इधर आ गया, और ये इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। अब जब दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए तो अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो इस तरह से बन जाएगा। तो ये जो कार्बोकेटाइन है, जिसको एलाइल कार्बोकेटाइन कहूंगा मैं,
ठीक है, तो ये एलाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, ये एलाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। मैं भी डिस्कस कर रहा हूं प्रोपाइल कार्बोकेटाइन क्या है। तो ये तो हमको ये मालूम है बेटा, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, नेमिंग में मैंने कॉमन नेमिंग वाले में पढ़ा रखा है, इस ग्रुप को हम एलाइल ग्रुप कहते हैं। पर मैं ये छोटी छोटी चीजें बार बार रिपीट करता रहता हूं, क्योंकि मल्टीपल रिपीटेशन से, मल्टीपल लिसनिंग से, मल्टीपल विजन से आप बार बार देखोगे, ठीक है, तो आपको वो चीजें माइंड में सेट हो जाएगी, याद हो जाएगी, परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी। क्योंकि कोई भी चीज परमानेंट मेमोरी में चली जाए ये अच्छी बात है, क्योंकि वो फिर लंबे समय तक याद रहती है। और परमानेंट मेमोरी में जाने के लिए आप, हर स्टूडेंट की अलग अलग कैपेसिटी होती है। कोई स्टूडेंट किसी चीज को 4 बार देखता है तो परमानेंट लर्न कर लेता है, कोई 2 बार और कोई 1 बार नहीं, ठीक है। पर जनरल और एवरेज स्टूडेंट 3-4 बार एक चीज को देखते हैं तो उनके माइंड में वो सेट हो जाता है। जैसे मैं बार बार ऐसा लिखूंगा एलाइल ग्रुप तो आपको याद रहेगा। तो ये एलाइल ग्रुप हो गया। और इसी तरह से अगर मैं दूसरा ग्रुप ले लूं तो ये CH3 CH2 CH2 ये प्रोपाइल हो गया, ठीक है। तो अब अगर मैं इस कार्बोकेटाइन की बात करूं और इस कार्बोकेटाइन की बात करूं CH3 CH2, तो ऊपर वाला कार्बोकेटाइन है, उसको तो मैं बोलूंगा एलाइल कार्बोकेटाइन है, और ये प्रोपाइल वाला है, ये एलाइल वाला है, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? अगर मैं इसको फर्स्ट कह दूं और इसको सेकंड कह दूं तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, क्योंकि फर्स्ट के अंदर इस कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन कंजुगेशन में है, या यूं बोलूं मैं इस कार्बोकेटाइन पर रेजोनेंस हो रहा है, और दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, इस रेजोनेंस हाइब्रिड में दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का इक्वल कंट्रीब्यूशन है इस रेजोनेंस हाइब्रिड में। और रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी? रेजोनेंस एनर्जी जो होगी वो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इस रेजोनेटिंग हाइब्रिड के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे। तो इसमें रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज हो जाने की वजह से इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, कंजुगेशन आने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब मैं यही बात कार्बन फ्री रेडिकल के लिए कर लूं, मैंने कहा ना दोनों को पैरेलल। अब ये कार्बन फ्री रेडिकल में यह डॉट आ जाएगा, तो अब इस केस में ये यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये हो गया। अब इस केस में क्या था कि अगर मैं ये तीनों sp2 कार्बन है तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी अनपेयर्ड है, इसमें भी अनपेयर्ड है, ये तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में कंजुगेट हो जाएंगे, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये एक पाई क्लाउड बनेगा जिसमें 3, ये परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल के कोलेटरल ओवरलैपिंग की वजह से एक कंजुगेटेड पाई क्लाउड बनेगा, और ये जो कंजुगेटेड पाई क्लाउड है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ये कंजुगेटेड पाई क्लाउड में जो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3, ये 3 के 3 इलेक्ट्रॉन्स इन 3 कार्बन न्यूक्लियस के कंट्रोल में है। तो इन कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स पर 3 न्यूक्लियस का कंट्रोल है, तो इन पर अट्रैक्शन बढ़ गया। तो ये अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होता है, स्टेबिलिटी आ जाती है। तो अट्रैक्शन बढ़ गया तो इस वजह से क्या हुआ, अट्रैक्शन बढ़ गया तो इस वजह से इस स्पीशीज ने स्टेबिलिटी गेन की। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो इसके रेजोनेंस हाइब्रिड में या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं आएंगे। तो यहाँ पर इसी तरह से, तो यहाँ पर वापस अगर मैं बात करूं इन दोनों कार्बन फ्री रेडिकल में, प्रोपाइल और एलाइल कार्बन फ्री रेडिकल में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो वापस फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है। तो आप यही देख रहे हो कि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकेटाइन के चल रहे हैं वही स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बन फ्री रेडिकल के हैं, ठीक है। अब हम इसमें इस तरह से आपके अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और फिर ऑर्डिक आपको इजी तभी लगेगी जब आपके जीओसी के कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हैं। अदरवाइज स्टूडेंट कहता है ऑर्डिक रटने की है और बड़ा परेशान करती है, तो वो उन स्टूडेंट की मिस्टेक है क्योंकि उन्होंने जीओसी को ढंग से टैकल नहीं किया हुआ है, ढंग से अंडरस्टैंड नहीं किया हुआ है। चलो और डिस्कस करते हैं। अब मेरे पास जैसे ये कार्बोकेटाइन है CH3 CH2+, फिर है मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH+। हाइब्रिड स्टेट का क्या इफेक्ट रहता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर, ये देख लेते हैं। तो CH3 CH2+, CH2 डबल बॉन्ड CH+। तो अब आप देख लो ये जो कार्बन है
इस कार्बोकेटाइन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, और इस कार्बोकेटाइन पर, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। चलो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, ये sp2 है और ये sp है, ठीक है। कार्बोकेटाइन की हाइब्रिड स्टेट वैसे ही कम हो जाती है, ठीक है। आप देख लो इस कार्बोकेटाइन sp2। अब यहां पर क्या हो गया, अगर कुछ स्टूडेंट को यहां प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, देखो बेटा ये क्या है, ठीक है। ये कार्बन, रेड वाला कार्बन कौन सा है, sp2 है। लेकिन अगर ये क्लोरीन एज ए Cl माइनस हट जाए और यहाँ प्लस आ जाए तो अब इस कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड कितने रह गए, 2 सिग्मा। तो 2 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड तो हाइब्रिड स्टेट में होता ही नहीं है, तो इस कार्बन पे sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया, ठीक है। तो अब जब ये sp2 और sp, तो अब इसमें क्या हो गया, अगर मैं इसका s परसेंटेज देखूं तो यहाँ s परसेंटेज है 33.3% और यहाँ है s परसेंट 50%। तो s परसेंट कितना है 33 और ये, तो अब इस दोनों में से कार्बोकेटाइन कहां ज्यादा स्टेबलाइज होगा, यहां पर, क्योंकि sp2 जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है sp2 कार्बन की और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है sp कार्बन की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है sp2 कार्बन की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है sp कार्बन की, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ये। और हमेशा ध्यान रखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होता है। तो यहां s परसेंटेज बढ़ने से क्या होता है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है। हमको मालूम है s परसेंटेज इंक्रीज होता है तो पेनिट्रेशन पावर ज्यादा बढ़ जाता है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है। s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होने का मतलब यह हुआ कि s ऑर्बिटल जो होते हैं वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होते हैं। तो sp में 50% s करेक्टर है, तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है। या मैं ये बोलूं कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा पार्शियली शिफ्ट हो जाते हैं एज कंपेयर टू sp2। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp कार्बन की ज्यादा है, तो sp कार्बन पे पॉजिटिव ज्यादा अनस्टेबल रहेगा। हाँ, अगर मैं ये उल्टी बात करूं कि नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ज्यादा स्टेबलाइज करता है, वो कार्बन 9 में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है। नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये एलिमेंट इस नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे, क्योंकि इनके न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्ट ज्यादा है। ये सब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। और अगर इन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, क्लोरीन पे पॉजिटिव, तो ये अनस्टेबलाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करता है। और इसी तरह से जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है। जैसे सोडियम है, तो सोडियम पे माइनस अनस्टेबल है, प्लस स्टेबल है, तभी Na+ मिलता है। यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये कौन सा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऊपर प्लस रखते हैं, क्योंकि वो प्लस को ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अब हम और आगे बढ़ते हैं बेटा। तो मैं ये बात करूं, जैसे मेरे पास अब CH2+ है, ठीक है। एक मिनट, एक और ले लेते हैं अपन एग्जांपल। CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक ये है, और दूसरा एग्जांपल मेरे पास ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अब यहां एक स्टूडेंट को मैंने कंफ्यूज होते हुए देखा, इसीलिए ये एग्जांपल लिया, मेरे को याद आ गया पढ़ाते वक्त। अब है ना, ये ध्यान दो कि ये दोनों डिफरेंट कैटायन है, ठीक है। अब ये दोनों डिफरेंट कैटायन है,
दिख ही रहे हैं वो तो, डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है फर्स्ट में और सेकंड में। अब यहां पर तो देखो इसके अंदर बिल्कुल रेजोनेंस मिलेगा, इसके अंदर तो क्या मिलेगा, रेजोनेंस मिलेगा। वैसे तो आप हाइब्रिडाइजेशन से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, पर मेरा पर्पस एक नया कंसेप्ट समझाने को है। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, और ये मैंने अभी आपको बताया कि इसके तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे तो मैं इसको ए कह देता हूं, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड, और ये बी कार्बोकेटाइन। तो ए कार्बोकेटाइन में तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। क्या बी में रेजोनेंस होगा? बी में रेजोनेंस होगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं यस होगा सर, पाई बॉन्ड है। नहीं बेटा, या नहीं होगा, ठीक है। पाई बॉन्ड हमेशा, मैंने आपको मेरी अगर प्रीवियस क्लास देख लो आप जीओसी की, तो मैंने उसमें टाइप ऑफ कंजुगेशन का एक क्लास ले रखा है। तो मैंने ये बता रखा है कि ये अल्टरनेट होने चाहिए, पाई बॉन्ड्स पॉजिटिव चार्ज और फिर पाई बॉन्ड। ये तो कंटिन्यूस हो गए। ये देखो, जिस कार्बन पे पॉजिटिव उसी पे पाई बॉन्ड है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब ये प्लस फिर सिग्मा फिर पाई, ठीक है। आप समझो बात को बेटा, ठीक है, कि यहां पर ये तो पॉजिटिव, ये इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। हमेशा ध्यान रखो, या sp2 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 या कंजुगेशन होगा। अब यहां पर तो क्या हो गया, इस कार्बन पे तो एक ये sp2 कार्बन है और ये sp कार्बन हो गया, ठीक है। अब इस पे वेकेंट p ऑर्बिटल एक है, इस पे दो वेकेंट p ऑर्बिटल है। एक वेकेंट p ऑर्बिटल इस तरह से है तो दूसरा इस तरह से है, क्योंकि p ऑर्बिटल एक दूसरे के 90, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो आप, इस पे जो p और इस पे जो ये जो इसका एक p ऑर्बिटल और इसका एक p ऑर्बिटल तो कोलेटरल ओवरलैप करेगा, ठीक है। वो तो इस तरह से कोलेटरल ओवरलैप करेगा। और दूसरा जो p ऑर्बिटल होगा, ये जो ब्लैक वाला जो व्यूअर्स की तरफ आ रहा है, जो आप देख रहे हो आपकी तरफ आ रहा है, ये ठीक है, इस डायमेंशन पर है, तो ये थोड़ी ओवरलैप करेगा। तो इस sp कार्बन पर दो p ऑर्बिटल है, एक तो ये वाला देख ही रहे हो और एक ये वाला हो गया बेटा। तो ये हमारे पास इस तरह से ये दोनों मार्कर जो है वो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल को बता रहे हैं, क्योंकि इस कार्बन पर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, अब यहां पर ये हुआ ये p, तो रेड वाला मार्कर और ब्लू वाला मार्कर ये है अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल जो एक दूसरे के पैरेलल है। ये तो पार्शियल ओवरलैप, कोलेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाएंगे। और जो ब्लैक वाला है वो तो अलग डायरेक्शन में चला गया, इनसे 90 डिग्री एंगल पर राइट एंगल में है ये, ठीक है। तो ब्लैक वाला p ऑर्बिटल रेड वाले p ऑर्बिटल से ओवरलैप नहीं करेगा, वो स्टेरिकली फेवरेबल नहीं है, स्पेस में उसका अरेंजमेंट डायरेक्शन अलग है। तो यहां पर कंजुगेशन नहीं मिलेगा। कंजुगेशन तभी मिलता है जब परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल 3, जैसे यहां पर भी 3 p ऑर्बिटल है और वो भी परपेंडिकुलर है, यहां पर भी 3 परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है और वो यहां पर भी 3 परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है और वो भी परपेंडिकुलर तो है, लेकिन परपेंडिकुलर के साथ एक कंडीशन और है, वो पैरेलल होने चाहिए। तो यहां पर ये जो 3 परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है, इस कार्बन पर इस कार्बन पर इस कार्बन पर 3 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स है, इस पे एक इस पे एक इस पे एक, टोटल हो गए 3, ठीक है। अब तीनों के तीनों परपेंडिकुलर होने के साथ पैरेलल भी है, तभी तो ओवरलैपिंग होगी, तभी तो कंजुगेशन होगा। और यहां पर क्या होगा, यहां पर भी अगर आपको कोई पूछे यहाँ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल कितने हैं, तो 3 है। यहां पर भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, तो 3 है। पर इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से 2 तो पैरेलल है, ठीक है। जैसे यहां पर अब मैं ये वाली ले रहा हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये 2 ब्लैक वाला और ब्लू वाला तो पैरेलल है, लेकिन रेड वाला इनके पैरेलल नहीं है, तो खाली यही ओवरलैपिंग होगी, ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इसमें कंजुगेशन नहीं मिलेगा, इसमें रेजोनेंस नहीं मिलेगा। कंजुगेशन है तो रेजोनेंस है ना बेटा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो, पॉजिटिव फिर एक सिग्मा और उसके बाद पाई, यानी अल्टरनेट होना चाहिए। ये फिर एक छोड़कर पाई बॉन्ड होगा तो कंजुगेशन होगा। एक साथ पाई और पॉजिटिव होंगे, एक साथ पाई और फ्री रेडिकल होगा, एक साथ पाई और नेगेटिव चार्ज होगा तो नहीं होगा, ठीक है। इसको आप समझ सकते हो। तो अब इस केस में कौन ज्यादा स्टेबल हो गया, अब इस केस के अंदर बेटा ए और बी में कौन ज्यादा स्टेबल हो गया, तो ए इज मोर स्टेबल देन बी। और हाइब्रिड स्टेट से भी समझ सकते हैं कि इस या sp2 कार्बोनियम आयन है या sp कार्बोकेटाइन है, तो sp2 कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है।
तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए बेटा। अब अगर हम इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं तो अब मैंने जैसे ये वाला एग्जांपल लिया, ये कार्बोकेटाइन, इस ग्रुप को हम एलाइल ग्रुप बोलते हैं। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एलाइल। ये अब बना एलाइल, यानी एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन रिंग है, उस पे CH2 लगा हुआ है और इसको हम बेंजाइल बोलते हैं। सॉरी बेटा, सॉरी, बेंजाइल बोलते हैं। दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजाइल। दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजाइल। एलाइल तो ये वाला होता है, ये एलाइल ग्रुप होता है, ठीक। और CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल होता है, ठीक है। तो ये विनाइल ग्रुप है, ये एलाइल है, ये बेंजाइल है। बेंजाइल में क्या होता है? बेंजीन रिंग, बॉन्ड, CH2 और ये, तो दिस ग्रुप इज बेंजाइल। अब बेंजाइल कार्बोकेटाइन की बात कर रहे हैं हम, यानी यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है, अब ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज बाहर डीलोकलाइज हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, कंजुगेशन में आ जाएगा। तो मैं अब बेंजाइल, कार्बोकेटाइन और भी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन क्लास लंबी हो रही है, तो अभी कार्बोकेटाइन की एक नेक्स्ट क्लास और लूंगा मैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, ठीक है।